जय हिंद। पिछले वीडियो के अंदर हम थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे थे। उसका पहला हिस्सा जो कि हम कोयला तथा बॉयलर पढ़ लिए थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कोयला थर्मल पावर प्लांट के किस हिस्से में स्टोर होता है? कोल यार्ड में स्टोर होता है। कहाँ पे? कोल यार्ड में। कोल यार्ड थर्मल पावर प्लांट का कितना प्रतिशत हिस्सा ले जाता है? लगभग 50% हिस्सा ले जाता है। जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो कितना बड़ा होता है? 3 से 4 किलोमीटर का अच्छा खासा बड़ा एरिया होता है। 40 दिन के कोयले में कितना टन कोयला आता है? 1.5 मिलियन टन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 मिलियन के अंदर होता है 10 लाख। और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारा जो संविधान है वो लिखकर पूरा कर दिया था और पब्लिश हो गया था आज के दिन हमारा संविधान। ठीक है, बॉयलर भी रिवीजन करते हैं। तो बॉयलर देखिए, बॉयलर क्या होता है? इसके अंदर पल्वराइज कोयला आता है। उसके बाद क्या होता है? बॉयलर के अंदर पाइप द्वारा पानी जाता है और बॉयलर के अंदर ऐश निकलती है। 2 प्रकार की ऐश होती है, फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश। जो उड़ जाती है उसे हम कहते हैं फ्लाई ऐश, और जो ज़मीन पे नीचे सतह पे रह जाती है उसे कहते हैं बॉटम ऐश। ठीक। और चिमनी के ऊपर कौन सा विकिरण होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इतना हिसाब हम कल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जनरेटर। जनरेटर तो आप नॉर्मली घर पे भी लगाते हैं, और जनरेटर घर के काम काज में भी यूज़ होता है। मतलब घर पे तो हम लगाते ही हैं, कोई शादी विवाह हो तो वहाँ पे भी हम जनरेटर लगाते हैं। और यहाँ पे जनरेटर द्वारा ही थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनती है। तो देखिए, जो जनरेटर होता है इसका जो आंतरिक हिस्सा होता है उसे हम अल्टरनेटर कहते हैं। अगर देखा जाए तो जनरेटर के अंदर का जो भाग अल्टरनेटर है, ये एक प्रकार का मोटर ही होता है। आप इसे मोटर समझ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मोटर में पाई जाती है। और इत्तेफाक की बात है कि यदि आप मोटर को घुमाएंगे तो वो जनरेटर का ही काम करेगा। मतलब समझिए, जो मोटर के 2 तार हैं उसको आप मान लीजिए किसी लाइट से जोड़ दिए, और जो मोटर है उसका जो मुंह है उसको तेज़ी से घुमा रहे हैं, तब वह जनरेटर का ही काम करेगा। क्योंकि उसके अंदर फराडे, देखिए हिंदी में इसको फराडे बोलते हैं, इंग्लिश में देखा जाए तो इसको अच्छे से फैराडे बोला जाता है। माइकल फैराडे, इनका नाम आपने ज़रूर से सुना होगा। तो इनके लॉ के ऊपर जो जनरेटर होता है वो चलता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पर जनरेटर चलता कैसे है? हमने बॉयलर से स्टीम बना ली थी, तो स्टीम का क्या काम है वो देखिए। तो जो अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर होता है उसके बाहर के हिस्से में होती है टरबाइन। मतलब कैसा होता है कि यहाँ पे ये पंखों वाली टरबाइन है और यहाँ पे एक शाफ्ट है। शाफ्ट मतलब एक लंबा लोहा है जो मोटर के बीच में होता है। आपने देखा होगा ना, मोटर के बीच एक लोहा होता है जो कि पूरा घूमता है, आगे से लेके पीछे तक होता है वो। तो ये शाफ्ट जो है कि यहाँ पे गया है जनरेटर में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, अब जब ये पंखों के ऊपर स्टीम पड़ेगी, ये जो पंख होते हैं, जो टरबाइन होती है, ये क्लोज होती है। समझ रहे हैं ना? क्लोज होती है। पहले समझिए, टरबाइन के अंदर देखिए, टरबाइन एक बंद कमरे में है। ठीक, समझ गए? एक क्लोज कमरा है, उसमें एक टरबाइन है। और टरबाइन देखिए एक ही तरह की नहीं रहेगी। मतलब कोई पंखा है वो एक ही प्रकार का नहीं रहेगा इस थर्मल पावर प्लांट में। कैसा रहेगा? शुरुआत में छोटा रहेगा, फिर जैसे जैसे पीछे जाएगा वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा, विशालकाय हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा होता है उसे हम कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन। क्योंकि देखिए, जब स्टीम सामने से आ रही है, यानी कि जब स्टीम पहले टरबाइन के पंखे के ऊपर लगेगी तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से रहेगी। जो स्टीम आती है इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से 1000
1100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, 1100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी कि जो स्टीम आ रही है वह गर्म भी है और उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो टरबाइन का जो पंखा होता है उसके पहले हिस्से को पंखे को हम कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन। उसके बाद बीच वाले हिस्से को कहते हैं इंटरमीडिएट टरबाइन। हाई इंटरमीडिएट और हाई की तुलना में जो इंटरमीडिएट वाला होता है वो हाई से थोड़ा बड़े साइज में होता है। उसके बाद हो जाता है लो प्रेशर टरबाइन। क्योंकि देखिए, जब टरबाइन में आगे से स्टीम आ रही है तो पहले बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे होगी, जो इसका टेम्परेचर वो भी ज़्यादा होगा। फिर जैसे जैसे पीछे आएगी टेम्परेचर तथा प्रेशर दोनों कम होते जाएगा, तो लास्ट वाली हो जाती है लो प्रेशर टरबाइन। ये बड़ी टरबाइन होती है। देखिए, इसको छोटे से बड़ा क्यों किया जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में क्यों जा रहे हैं। आपने हो सकता है ये कभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि यदि कोई छोटी गोल चीज़ है उसको आपको ज़्यादा प्रेशर लगता है घुमाने के लिए, और उसके बाद जो बड़ी चीज़ है उसको घुमाने में कम ताकत लगती है। क्योंकि देखिए, जो छोटी चीज़ होती है ना उसका पाथ छोटा होता है, उसके अंदर उसका जो खुद का जो उसको घूमने से गति मिल रही है वो उसको बहुत कम मिलती है। पर जो कोई बड़ी चीज़ होती है उसको घूमने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब उसे कहते हैं जो आपको मूवमेंट से जो एनर्जी मिलती है। तो जो बड़ी चीज़ होती है उसका सरकमफेरेंस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा घूमती है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। तो इसी प्रकार से जब लो प्रेशर वाले टरबाइन के अंदर लो प्रेशर टरबाइन के अंदर बहुत धीरे गति से स्टीम आती है तब भी वो घूम जाता है, और इसी की सहायता से जनरेटर भी चलता है। अब देखिए, अल्टरनेटर नहीं, टरबाइन तथा जनरेटर ये दोनों एक शाफ्ट से जुड़े होते हैं। शाफ्ट मतलब उससे देखिए, यहाँ पे एक पंखा है, बंद पंखा है, मतलब क्लोज है, टरबाइन क्लोज है, और एक शाफ्ट एक डंडा है, ये जनरेटर से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब टरबाइन घूमेगी तब ये शाफ्ट भी घूमेगा, और शाफ्ट के अंदर वो जनरेटर को भी घुमाएगा। जनरेटर के अंदर क्या घूमेगा, अल्टरनेटर चलेगा। तो देखिए, इनर अल्टरनेटर क्या होता है, इनर पार्ट ऑफ जनरेटर होता है, ठीक। और देखिए यहाँ पे जो कल का कन्फ्यूजन है स्टीम हीट कोल, मैं कह रहा था कि ये गलत लिखा गया है, ये गलत नहीं लिखाया था। देखिए उस टाइम पे मैं गलत था। देखिए, आपको थर्मल पावर प्लांट चलाने के लिए स्टीम चाहिए होती है। आपको स्टीम कहाँ से मिलेगी, हीट से मिलेगी। जब पानी को गर्म करेंगे तो हीट बनेगी, और हीट आपको किससे मिलती है, कोयले से मिलती है, कोल से मिलती है। तो थर्मल पावर प्लांट में पानी गर्म करने का काम किसका होता है, कोयले का होता है, ठीक। देखिए, एक ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, बहुत सिद्ध वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिक का क्या कहना था कि जब आप विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। पहले मुझे ऐसा लगता था कि विद्युत धारा मतलब हो सकता है कि अभी कुछ करंट वरेंट चल रहा है, उसमें कुछ घर्षण की वजह से कुछ अलग प्रकार की धारा उत्पन्न होती होगी, उसको हम विद्युत धारा बोलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्युत धारा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट का ये कहना था कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो उसके आसपास उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, हो सकता है आप ट्रांसमिशन लाइन नहीं सुने होंगे। देखिए, जो बड़े बड़े टावर होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे कुछ त्रिकोण जैसे लंबे लंबे होते हैं, उसमें से इतने मोटे मोटे तार गए रहते हैं, 3-4। जब आप ट्रेन से जाएंगे तो वो आपको बहुत सारे दिखते हैं, क्योंकि जो ट्रेन की पटरी होती है ना वो छोटे माध्यम से जाती है। रोडवे ज़्यादा बड़ा होता है और ट्रेन वे छोटा होता है, तो जो तार होते हैं ये ट्रेन वे की तरफ से ही जाते हैं। तो ओरेस्टेड का ये कहना था कि जब इलेक्ट्रिसिटी सीधा जा रही है, सीधा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है बस, तो जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जब विद्युत धारा दौड़ेगी, तब क्या होगा, उसके आसपास के जो सराउंडिंग है उसमें हो जाएगा पैदा चुंबक। अब ये इसने इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। तो ओरेस्टेड के लगभग 100 साल बाद आया फराडे, जिसे हम इंग्लिश में देखा जाए तो माइकल फैराडे भी कहते हैं। इन माइकल फैराडे ने क्या किया, इन्होंने कहा कि ओरेस्टेडवा बोल रहा था कि विद्युत धारा से चुंबक बन जाएगा, ठीक है, बन जाता है। तो ससुरा चुंबक से विद्युत धारा बनेगा क्या। तो फराडे ने दिमाग लगाया। उसने क्या किया कि एक बड़ा सा तार लिया
उसको ऐसा फिक्स कर दिया कि वो इसी हिस्से में रहेगा, इतने हिस्से में। और उसके बाद क्या किया, वो जो गोल वाला मैग्नेट नहीं आता है चुंबक वाला, गोल वाला, उस गोल वाले चुंबक को उस तार के बीच में से ऐसे ऐसे नचाया। तार स्थिर था और चुंबक हिला रहा था, और साइड में वो बिजली नापने वाला लगाया था, कुछ होता है वो, तो ऐसे ऐसे चला रहा था और वो बिजली में नापने का देख रहा था, पर बिजली बन ही नहीं रही थी। फराडे सोचा हमारा पोपट हो गया, पर इनका दिमाग नहीं चल रहा था। तब इन्होंने क्या किया कि चुंबक को स्थिर रखा, उसके बाद ऐसे जो है कि तार चलाया अंदर बाहर, तब भी ससुरा बिजली नहीं बन रही थी। फराडे दिक्कत में आ गए। तब फराडे ने क्या किया, एक और थोड़ी तरकीब लगाई। ये चुंबक है तो इसमें से राउंड में जो है बिजली यानी कि तार घुमाना शुरू किया, और उस समय वो तार की जगह कॉइल ले लिए थे। देखिए एक कॉइल एक सब्सटेंस होता है जो कि देखिए ये मार्कर है, इतना हिस्सा उसमें हैंडल रहता है और फिर ऐसे चौकोन जैसा पतला सा ऐसे जाके फिर ऊपर बंद हो जाता है, एक रेक्टेंगल शेप रहता है उसको ऊपर, और वो स्टील का बना होता है। तो ये क्या किया, कॉइल को ऐसे ऐसे अंदर घुमा रहा था मैग्नेट के अंदर फराडे, और हमने मशीनवा में देख लिया बिजली बन गया। तो फराडे ने अपना नियम बताया कि जिस प्रकार विद्युत धारा से चुंबक बन सकता है, उसी प्रकार चुंबक से विद्युत धारा भी बन सकती है, और फराडे का नाम पूरी दुनिया में एकदम फेमस हो गया। उसी के बाद फराडे की ज़िंदगी भी बन गई थी। देखिए जो टरबाइन होती है इसके ऊपर प्रेशर 250 किलो का पड़ता है, 250 किलो। सोचिए अगर कोई पंखा है, नॉर्मल पंखा, सीलिंग फैन, उसके ऊपर अगर 250 किलो का वजन ऐसे डाल दिए, कितना तेज दौड़ेगा, मतलब ठोके नहीं, 250 किलो की स्पीड डाल दिए, कितना तेज दौड़ेगा। उसी प्रकार से टरबाइन के ऊपर, हर एक पंखे के ऊपर, देखिए टरबाइन में बहुत सारे पंखे होते हैं, एक छोटा 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 बड़ा बड़ा होते होते पीछे बहुत बड़ा रहता है। तो उसी प्रकार से हर एक पंखे के ऊपर 250 किलो का भार पड़ता है। अभी तो बिजली भी बढ़िया बनती है। तो फराडे के लॉ के ऊपर जो हमारा जनरेटर है चलता है, और स्टेट का एकदम अपोजिट लॉ दे दिए फराडे, माइकल फैराडे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जो इनका ये होता है टरबाइन, इसकी जो नाचने की स्पीड होती है ये होती है 300 RPM, 300 राउंड्स पर मिनट। सोचिए कितना तेज दौड़ता है ये। और देखिए पार्ट्स ऑफ टरबाइन में देखा जाए, देखिए अब ये टरबाइन एक बंद कमरे के अंदर एक पंखा नाच रहा है, स्टीम आ रही है। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि स्टीमर जब इसके अंदर आ गया तो अब इसका करेंगे क्या, बाहर निकालने के लिए कुछ छेद देना पड़ेगा। अब इन लोगों ने और दिमाग लगाया तो सोचे कि वाटर से स्टीम बन जाता है, तो स्टीम से वाटर भी बन जाता है, हवा बनता है। तो क्या किए कि ये जो इन लोग का टरबाइन है इसके नीचे कंडेंसर लगा दिए, कंडेंसर नहीं, टंकी बना दिए। तो इस टंकी के नीचे हो जाता है ये स्टीम वाला पानी जमा, और इसी प्रकार हमको पानी की बचत हो जाती है, इकोनॉमिकली हमको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, और वो पानी रीयूज हो जाता है तो अच्छा रहता है, पानी बर्बाद नहीं होता है। अब देखिए अल्टरनेटर, देखिए तो अल्टरनेटर के पार्ट्स देखिए जो अल्टरनेटर के अंदर जो घूमता है, नहीं टरबाइन के अंदर जो घूमता है उसे हम कहते हैं रोटर। क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया फराडे का जो लॉ था चुंबक विद्युत धारा, ये जनरेटर के अंदर काम आता है, अल्टरनेटर के नहीं। तो आप सोचेंगे ये अल्टरनेटर भी जो है कि उसमें चुंबक होता होगा, घूमता होगा। अल्टरनेटर में कुछ नहीं होता है बच्चों, उसमें बस स्टीम आती है, हवा लगता है, घूमता है पंखवा, और एक शाफ्ट जुड़ा होता है। ये शाफ्ट जो है जनरेटर में भी जुड़ा होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ टरबाइन देखा जाए तो बेयरिंग होती है। देखिए अब इसका जो शाफ्ट है ये इसके बॉडी पे भी टच हो रहा था, ये देखिए इसमें बॉडी होती है और अंदर जो है रोटर होता है, जो पंखवा नाचता है उसको रोटर कहते हैं। तो अब लोग सोचे कि अब क्या होगा, ये इसकी बॉडी को टच कर रहा है तब बहुत ज़्यादा हल्ला करेगा, नहीं तो जाम हो जाएगा, घूमेगा ही नहीं। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक बेरिंग लगा दी। बेरिंग जब घूमती है तो उसका ऊपर का हिस्सा स्थिर होता है और अंदर का हिस्सा नाचता है।
तो जो शाफ्ट है वो अंदर के हिस्से से जाएगा, ऊपर का हिस्सा स्थिर रहेगा और अंदर पूरा नाचेगा। ठीक, तो अल्टरनेटर हो जाता है यहीं पे ख़त्म। इस अल्टरनेटर और जनरेटर के बाद हम पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल तो आपने क्लाइमेट का पढ़ा होगा, पर वाटर साइकिल आपने थर्मल पावर प्लांट का नहीं पढ़ा है। तो हम वाटर साइकिल किसका पढ़ेंगे? थर्मल पावर प्लांट का। तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोगों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।